हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे तीसरी पारी में प्रधानमंत्री मोदी की चीन को सबक सिखाने की बहुत बड़ी तैयारी। तिब्बत में 30 से अधिक स्थानों के बदले जाएंगे नाम। जी हां, कैबिनेट में मंत्रालय सौंपने जाने के बाद सबसे बड़ा फैसला चीन को सिखाया जाएगा। अब सबक तो वही बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहली कैबिनेट बैठक में सबसे बड़ा फैसला प्रधानमंत्री आवास योजना में बनेंगे इतने करोड़ नए घर। आप भी जानकर हो जाएंगे खुश दोस्तों। तो वहीं एक से एक बड़े फैसले लिए गए उनके कैबिनेट मीटिंग में। तो साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के उस रियासी हमले के पीछे कौन है आतंकवादी, उसका हुआ है खुलासा, जिसके बाद सुरक्षा बलों के लिए बन गया है सिर दर्द। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शपथ लेने के बाद, यानी कि पूरे तरीके से मोदी सरकार फॉर्म होने के बाद, अब आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का मणिपुर को लेकर सबसे बड़ा बयान। दोस्तों, एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि जिन्होंने श्रद्धालुओं पर यह बड़ा अटैक किया जम्मू में, उनको सजा मिलनी ही चाहिए। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां तीसरी पारी में प्रधानमंत्री मोदी की चीन को सबक सिखाने की बहुत बड़ी तैयारी। तिब्बत में 30 से अधिक स्थानों के बदले जाएंगे नाम। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में चीन को सबक सिखाने का प्लान बना चुके हैं। भारत अब चीन की हरकतों का जवाब जैसे को तैसा वाली रणनीति के तहत देने जा रहा है। इसके संकेत उस समय मिले जब ताइवानी राष्ट्रपति लाई चिंगते के बधाई संदेश का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी पूरी गर्मजोशी से देते हुए दोनों देशों में घनिष्ठ संबंधों के बढ़ने के प्रति उन्हें आश्वस्त किया। इसके बाद चीन की ओर इस पर सख्त प्रतिक्रिया आई है। सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण के बाद भारत अब चीन को तिब्बत मुद्दे पर घेरने का मन बना चुका है। इसके लिए भारत अब चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में करीब दर्जन 30 से अधिक स्थानों के नाम बदलने की योजना बना रहा है। नामकरण किए जाने के साथ भारत ने अपने दावे की जमीनी साक्ष्य पेश करने की भी तैयारी कर ली है। इसके लिए हाल के हफ्तों में भारतीय सेना ने इन विवादित सीमा क्षेत्रों में मीडिया के बहुत से दौरे आयोजित किए हैं। पत्रकारों को ऐसे स्थानीय लोगों से बात कराई गई है जो चीनी दावों को कड़ा विरोध करते हैं और कहते हैं कि वे हमेशा भारत का हिस्सा थे। इसका अंतिम लक्ष्य क्षेत्रीय और वैश्विक मीडिया के माध्यम से विवादित सीमा पर भारतीय नैरेटिव को खड़ा करना है। भारत का यह कदम चीन द्वारा भारत के अरुणाचल प्रदेश में कई स्थानों के नाम बदलने की चाल का मुकाबला करने की तैयारी मानी जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सैन्य स्रोतों ने ऐसे स्थानों के नए नाम की पूरी सूची तैयार कर ली है और दिल्ली में बहुत जल्द इसको लेकर सूची तैयार की जा सकती है। तो वहीं बड़ी खबर बता दें, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी की पहली कैबिनेट बैठक में सबसे बड़ा फैसला, पीएम आवास योजना में बनेंगे 3 करोड़ नए घर। पहले से ही अगले 5 साल का खाका तैयार कर लिया गया है। कौन कौन से काम होने हैं आपको बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ग्रहण के एक दिन बाद ही बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की पहली कैबिनेट बैठक सोमवार को हुई। कैबिनेट ने अपने पहले फैसले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनाने की योजना को मंजूरी दे दी है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने परसों 71 मंत्रियों के साथ शपथ ली थी। प्रधानमंत्री 72 मंत्रियों के साथ शपथ लेने के बाद 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार वाले और 36 राज्य मंत्री बनाए हैं। दोस्तों, किन मंत्रियों को कौन कौन सा मंत्रालय मिला है वो आगे आपको बताएंगे, लेकिन आपको बता दें लोकसभा चुनाव के दौरान ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐलान कर दिया था कि उनकी नई सरकार 100 दिनों में बड़े फैसले लेगी। साथ ही पीएम मोदी ने अधिकारियों को शपथ ग्रहण के बाद 100 दिनों का एजेंडा तैयार करने का भी निर्देश दिया था। यहाँ तक कि नए मंत्रियों से प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बार क्लियर कह दिया है कि काम करिए, मेरे पास आकर चेहरा चमकाने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम्हें काम करना पड़ेगा, नंबर बनाने की आवश्यकता नहीं। यानी कि इस बार वाकई में बहुत ही कड़ाई के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंत्रालय के मंत्रियों को लेते दिखाई दे रहे हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है बताइएगा जरूर। साथ में शेयर करना मत भूलिएगा इस वीडियो को, ताकि हर किसी को पता चले योजना वाली खबर। तो वहीं बता दें, जम्मू के रियासी हमले के पीछे क्या खतरनाक आतंकी अबू हमजा का है हाथ, सुरक्षा बलों के लिए बन गया सिर दर्द। जी हां, बीते कुछ महीनों में जम्मू कश्मीर का पुंछ और राजौरी आतंकियों का हब बन रहा है। यहाँ कई बार आतंकी आम लोगों को भी निशाना बना चुके हैं। वहीं रियासी में शिव खोड़ी से लौट रहे श्रद्धालुओं पर हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया। जम्मू कश्मीर में मौजूद ज्यादातर आतंकी पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। यह आतंकवादी लश्कर तैयबा या फिर जैश ए मोहम्मद से हैं। हाल में ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 विदेशी आतंकवादियों की तस्वीरें जारी की थी जो कि राजौरी पुंछ इलाके में ही एक्टिव थे। ये सभी आतंकवादी लश्कर से जुड़े थे। इसमें से पहले का नाम अबू हमजा बताया गया था जो लश्कर का टॉप कमांडर था। इसके अलावा दूसरे की पहचान फौजी के रूप में हुई है जो पाकिस्तानी सेना में भी
कमांडो रह चुका है। तीसरे की पहचान आदून के रूप में हुई थी, जो कि इस रीजन में 1 साल से एक्टिव था। जी हाँ दोस्तों, सुरक्षा बलों के सूत्रों के मुताबिक संभावना है कि रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर हमला करने वाले आतंकी इनमें से ही कोई हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं की गई है। अबू हमजा एक पाकिस्तानी आतंकी है और उसकी उम्र 32 साल के करीब है। उसके ऊपर भारत में 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक एलओसी से ही घुसपैठ करके वो जम्मू रीजन में पहुंचा। वो हाल में हुए आतंकी हमलों का जिम्मेदार है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में गणतंत्र की जगह लोकतंत्र की वापसी से बौखलाए थे ये आतंकवादी, इसीलिए शपथ से पहले कर दिया ये बड़ा हमला। जी हाँ, इस आतंकी हमले में अब तक 10 लोगों की मौत की खबर है और 33 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। वही सवाल इस हमले की टाइमिंग को लेकर उठ रहा है। आतंकियों ने यह हमला जानबूझकर उस वक्त किया जब नरेंद्र मोदी जी रविवार को 7:15 बजे अपने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने वाले थे। आतंकियों ने शिवखोड़ी मंदिर से कटरा स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर जा रही तीर्थ यात्रियों से भरी बस पर शाम करीब 6:15 पर हमला किया था। जी हाँ दोस्तों, बता दें, रियासी हमले के पीड़ित ने अपनी खौफनाक दास्तां सुनाई, जिसमें उन्होंने बताया कि जब चलने लगी गोलियां, धड़ाधड़ गोलियां चलने लगी, तो उन्होंने अपने दोनों बच्चों को सीट के नीचे छिपा दिया था और खुद मरने की एक्टिंग की थी, जिससे कि वो यानी आतंकवादी उनको मरा समझकर चले जाएं। तो वहीं आपको बता दें दोस्तों, पहले वैष्णो देवी में कराया आतंकी हमला, अब प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर दे रहा है शहबाज शरीफ बधाई। बता दें, पाकिस्तान पर हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और कहावत बहुत सटीक बैठती है। जैसे एक और उसके आतंकियों ने जम्मू में माता वैष्णो देवी के भक्तों पर गोलियां बरसाई, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीत की बधाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोमवार को नरेंद्र मोदी जी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने पर शुभकामनाएं दी। मोदी को जीत की बधाई देकर पाकिस्तान भले ही अच्छा बन रहा हो, मगर हकीकत यह है कि उसे भाजपा नीति गठबंधन सरकार का तीसरा कार्यकाल बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा। जम्मू के रियासी में यह आतंकी हमला उस दिन हुआ जब नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, और हम आपको ये बात दोस्तों बार बार दोहरा कर कह रहे हैं कि उसी दिन ये हमला हुआ जिस दिन पीएम नरेंद्र मोदी जी और जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जी शपथ ले रहे थे। ये गौर करने वाली बात है दोस्तों, आप लोग गौर करिएगा तो आप भी कहेंगे वाकई में पाकिस्तान पर हाथी के दांत खाने के और दिखाने को और कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग दोस्तों, बताइएगा जरूर और वीडियो को शेयर करते रहिएगा। तो वहीं आपको बता दें, चुनावी बयानबाजी से ऊपर उठकर देश की समस्याओं पर ध्यान देना होगा। जी हाँ, मणिपुर के हालात पर मोहन भागवत का सबसे बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मणिपुर में 1 वर्ष बाद भी शांति स्थापित न होने पर सोमवार को चिंता व्यक्त की और कहा कि संघर्ष प्रभावित पूर्वोत्तर राज्य की स्थिति पर प्राथमिकता के साथ विचार किया जाना चाहिए। आरएसएस प्रशिक्षुओं की एक सभा को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि विभिन्न स्थानों और समाज में संघर्ष अच्छा नहीं है। आरएसएस प्रशिक्षुओं की एक सभा को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि विभिन्न स्थानों और समाज में संघर्ष अच्छा नहीं है। उन्होंने चुनावी बयानबाजी से बाहर आकर देश के सामने मौजूद समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मणिपुर पिछले 1 साल से शांति स्थापित होने की प्रतीक्षा कर रहा है। 10 साल पहले मणिपुर में शांति थी, ऐसा लगा था कि वहाँ बंदूक संस्कृति खत्म हो गई है, लेकिन राज्य में अचानक हिंसा बढ़ गई। दोस्तों, ये कहना है किसी और का नहीं बल्कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का कि 10 साल पहले गन कल्चर खत्म हो गया था मणिपुर में, लेकिन अब ये कल्चर बहुत ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। ये बयान है इनके। इस पर आपकी क्या राय होने वाली है दोस्तों, बताइएगा जरूर, क्योंकि लगातार ऐसा माना जा रहा है कि इस बार की चुनाव में, लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार ने आरएसएस को पूछा तक नहीं, और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई उसके बाद आरएसएस के मोहन भागवत भी इस पर बयान देते हुए नजर आए हैं और अब मणिपुर पर वो बयान दे रहे हैं। इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों, जरा डीप में सोच करके जरूर जवाब दीजिएगा। तो वहीं आपको बता दे, मोहन भागवत के मणिपुर वाले बयान पर जयराम रमेश ने कहा कि 22 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कही थी राज धर्म निभाने की बात। दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के मणिपुर वाले बयान पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि शायद मोहन भागवत के बयान के बाद अब पीएम मोदी मणिपुर का दौरा करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 22 साल पहले वाजपेयी ने मोदी से कहा था राज धर्म निभाओ। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अगर 1/3 प्रधानमंत्री की अंतरात्मा या मणिपुर के लोगों की बार बार की मांग को नहीं माना गया तो शायद श्री भागवत पूर्व आरएसएस पदाधिकारी को मणिपुर जाने के लिए राजी कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, याद कीजिए 22 साल पहले श्री वाजपेयी जी ने भी श्री मोदी जी से कहा था कि अपना राज धर्म निभाइए। अब ऐसे में मोहन भागवत जी के मणिपुर वाले बयान पर जो क्लियर दर्शाता है कि वो मोदी सरकार से कहते नजर आ रहे हैं कि चुनावी बयानबाजी से ऊपर उठकर देश की समस्याओं पर ध्यान देना होगा। कहीं ना कहीं ये
दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब बयानबाजी को छोड़कर देश के लिए काम करो। ऐसे में आरएसएस के मोहन भागवत पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर, मोदी सरकार को लेकर ऐसी बातें जो कहते नजर आए हैं दोस्तों, वाकई में कहीं ना कहीं कुछ लोगों को चौंका सकती है। इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें, हज को लेकर सऊदी प्रिंस ने कौन सा फरमान सुना दिया जिससे भड़क गए मुस्लिम देश। दरअसल सऊदी अरब में 14 जून से हज यात्रा की शुरुआत हो रही है। सऊदी को इस बार अनुमान है कि 20 लाख से अधिक मुस्लिम हज यात्रा के लिए सऊदी अरब पहुंचेंगे। भारत समेत दुनिया भर में हज यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सऊदी अरब की सरकार ने भी हज यात्रा के लिए इस बार बड़ी व्यवस्थाएं की हैं। इसी बीच सऊदी प्रिंस ने एक ऐसा फरमान सुना दिया है जिसके बाद मुस्लिम देश आग बबूला हो गए हैं। हज शुरू होने से पहले सऊदी के एक मंत्री का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसके बाद बवाल ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। सऊदी अरब ने साफ कर दिया है कि हज यात्रा के दौरान किसी भी तरह के नारेबाजी की इजाजत नहीं दी जाएगी, जिसके बाद सऊदी के मंत्री की सोशल मीडिया पर तीखी आलोचना हो रही है। विश्लेषकों का मानना है कि सऊदी अरब के हज और उमार विभाग के मंत्री ने इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को ध्यान में रखते हुए बयान दिया है। सऊदी ने हाल में ही छात्रों के पाठ्यक्रम से इजराइल विरोधी कई पाठ्यक्रमों को भी हटाया है। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दी बधाई। तो ऐसा जवाब मिला दोस्तों कि शरीफ सन्न हो गए होंगे। जी हाँ, शरीफ ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा जवाब उनको पीएम मोदी की तरफ से मिल जाएगा। बता दें, सबसे पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पीएम नरेंद्र मोदी जी को बधाई भेजी, जो हमने आपको पहले शुरू में बताया। इसके बाद आज उनके बड़े भाई और पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने भी उनको एक्स हैंडल यानी कि जो पहले ट्विटर हुआ करता था उस पर बधाई दी। इस संदेश में उन्होंने शांति का पैगाम देते हुए मिलकर काम करने की सलाह दी। सियासी अटैक के बाद आई इस सलाह पर प्रधानमंत्री मोदी जी भी पलटवार करने से नहीं चुके। उन्होंने विनम्रता के साथ नवाज शरीफ की बधाई पर धन्यवाद दिया, साथ ही समझा दिया कि भारत अब क्या करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल नवाज शरीफ ने लिखा कि तीसरी बार प्रधानमंत्री का पद संभालने पर मोदी जी को मेरी हार्दिक बधाई। हालिया चुनावों में आपकी पार्टी की सफलता आपके नेतृत्व में लोगों के भरोसे को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि आइए हम नफरत को आशा से बदले और इस अवसर का लाभ उठाते हुए दक्षिण एशिया के 2 अरब लोगों का भविष्य संवारे। जिसके बाद इस पर टैग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रिप्लाई करके उन्हें धन्यवाद दिया। मोदी जी ने कहा, आपकी शुभकामनाओं की मैं सराहना करता हूं। भारत के लोग हमेशा से शांति, सुरक्षा और प्रोग्रेसिव आइडियाज के साक्षी रहे हैं। उन्होंने संकेतों में नवाज शरीफ को कहा है कि हमारे लोगों की सुरक्षा और उनकी बेहतरी हमेशा हमारी प्राथमिकता रही है। पीएम मोदी के इस मैसेज को रियासी अटैक के बाद पाकिस्तान को कड़ा मैसेज माना जा रहा है कि भारत उसके आतंकवाद को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ऐसे में नरेंद्र मोदी जी के इस सरकास्टिक जवाब पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। बातों बातों में पीएम मोदी ने बता दिया कि तुम व्यापार करने की बात कर रहे हो और हम तुम्हारे उस आतंकवाद वाले चाल को जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे। तो वहीं बता दें, भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए रशिया लेने जा रहा बहुत बड़ा फैसला। अब बिना वीजा ले सकेंगे। रशिया में एंट्री आखिर कब से होगा लागू, आपको बता दें। भारतीय पासपोर्ट की धमक दुनिया में बढ़ती जा रही है। अब रूस का नाम भी उन देशों में शामिल हो गया है जो भारतीय पासपोर्ट धारकों की बगैर वीजा के प्रवेश की सुविधा देने जा रहा है। स्पुतनिक की रिपोर्ट के अनुसार रशिया के आर्थिक विकास मंत्रालय ने शनिवार को कहा है कि भारतीय पासपोर्ट धारक जून 2025 से वीजा फ्री पर्यटन कर सकेंगे। बहुपक्षीय आर्थिक सहयोग विभाग और विशेष परियोजना निदेशक निकिता कोंद्रायेव ने स्पुतनिक को बताया है कि पहले ही चीन और ईरान के साथ स्थायी आधार पर वीजा मुक्त तंत्र शुरू कर दिया गया है और ये अच्छी तरह से काम भी कर रहा है। उन्होंने कहा कि मॉस्को ने ऐसा ही एक ड्राफ्ट भारतीयों के लिए भी तैयार किया है जिस पर भारत सरकार विचार कर रही है। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, 2 बार भारत के सीक्रेट दौरे पर आखिर क्यों आए कनाडा के खुफिया एजेंसी चीफ, क्या है उनकी असली वजह, बता दे। कनाडा की खुफिया एजेंसी के चीफ डेविड विंगलॉल्ट फरवरी और मार्च में 2 बार भारत के सीक्रेट दौरे पर आए थे। पीटीआई भाषा के मुताबिक खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से संबंधित मामले की जानकारी भारतीय अधिकारियों को देने के लिए उन्होंने ये दौरे किए थे। ऐसा माना जा रहा है कि कनाडाई सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस के निदेशक विंगलॉल्ट ने हत्या के संबंध में ओटावा की जांच के दौरान सामने आई जानकारी साझा की है। इस हत्या की जांच रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस द्वारा की जा रही है। जी हाँ, विंगलॉल्ट की अघोषित भारत यात्रा कनाडा द्वारा निज्जर हत्या केस में 3 भारतीय नागरिकों की गिरफ्तारी से कुछ सप्ताह पहले हुई थी। तो वहीं बता दें, यूरोपीय यूनियन के चुनाव में हार से तमतमाए इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस में मध्यावधि चुनाव का कर दिया ऐलान। जी हाँ, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने यूरोपीय संसद के लिए चुनाव में अपनी पार्टी की करारी हार के बाद रविवार को नेशनल असेंबली
भंग कर दी और मध्यावधि चुनाव कराने की घोषणा की है। राष्ट्रपति भवन LSE पैलेस से राष्ट्र के नाम संबोधन में मैक्रोन ने कहा कि मैंने संसदीय चुनाव कराने का फैसला किया है, इसीलिए मैं नेशनल असेंबली को भंग कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मतदान 30 जून और 7 जुलाई को 2 चरण में होगा। यूरोपीय संघ के संसदीय चुनाव में धुर दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल रैली काफी आगे रही है, जबकि मैक्रोन की यूरोपीय समर्थक मध्य मार्गी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। यूरोपीय यूनियन में और मजबूत हुआ इटली, प्रधानमंत्री मेलोनी की पार्टी को मिले सबसे ज्यादा वोट। जी हाँ, यूरोपीय संघ के चुनाव में धुर दक्षिणपंथी दलों ने रविवार को हुए संसदीय चुनाव में बड़ी सफलता हासिल की है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की कट्टर दक्षिणपंथी पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली ने यूरोपीय संसदीय चुनाव में सबसे अधिक वोट हासिल किए हैं। शुरुआती नतीजों के आधार पर अनुमानित रिजल्ट के अनुसार इटली के ब्रदर्स पार्टी ने 28.3% जीत हासिल की है, जो 2019 में हुए पिछले यूरोपीय संघ चुनाव से 4 गुना से अधिक है। दिलचस्प बात यह है कि यह आंकड़ा 2022 के नेशनल इलेक्शन में हासिल किए गए 26% वोट से भी ज्यादा है। तो वहीं मलावी के उपराष्ट्रपति को ले जा रहा विमान हुआ लापता, सर्च ऑपरेशन जारी। जी हाँ, अफ्रीकी देश मलावी के उपराष्ट्रपति को ले जा रहा विमान लापता हो गया। खोज और बचाव अभियान लगा दिया गया। दरअसल मलावी के उपराष्ट्रपति और 9 अन्य लोगों को ले जा रहा एक सैन्य विमान सोमवार को लापता हो गया और इसकी तलाश जारी है। राष्ट्रपति कार्यालय ने जानकारी दी। उपराष्ट्रपति सोलोस चिलीमा को लेकर विमान राजधानी लिलोंगवे से रवाना हुआ, लेकिन उत्तर में लगभग 370 किलोमीटर दूर मुइज्जू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नहीं पहुंचा। विमान का इस हवाई अड्डे पर उतरना निर्धारित था। मलावी के राष्ट्रपति लाजारस चकवेरा के कार्यकाल ने एक बयान में कहा कि विमानन अधिकारियों का विमान से संपर्क टूट गया है। बयान में कहा गया है कि चकवेरा ने तलाशी अभियान शुरू करने का आदेश दिया है। चकवेरा ने बहामास की अपनी यात्रा रद्द कर दी। तो वहीं बता दें, किम जोंग उनकी बहन ने दक्षिण कोरिया को क्यों हड़काया, कहा जवाबी कार्रवाई के लिए रहे तैयार। जी हाँ, उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उनकी प्रभावशाली बहन किम यो जोंग ने दक्षिण कोरिया को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर दक्षिण कोरिया ने बढ़ते तनाव के बीच लाउड स्पीकर का प्रसारण और पर्चे भरे गुब्बारों को भेजना जारी रखा तो इसके खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया देंगे। किम यो जोंग ने रविवार को राज्य समाचार एजेंसी KCNA द्वारा दक्षिण और उत्तर कोरिया के आधिकारिक नामों का उपयोग करते हुए दिए गए एक बयान में कहा कि अगर ROK एक साथ पर्चे बिखेरता है और सीमा पर लाउड स्पीकर प्रसारण करता है तो निःसंदेह ये DPRK की नई प्रतिक्रिया का गवाह बनेगा। दोस्तों, तो वहीं बता दें, राहुल गांधी प्रियंका गांधी का हाल पूछा, सोनिया गांधी को लगाया गले। गर्मजोशी के साथ शेख हसीना से मिला गांधी परिवार। जी हाँ, कांग्रेसी संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ नई दिल्ली में मुलाकात की। इस मुलाकात में उनके साथ रायबरेली से नवनिर्वाचित सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी मौजूद रहे। इस मुलाकात की जानकारी कांग्रेस ने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर एक पोस्ट के जरिए दिया। इस दौरान बांग्लादेश की PM सोनिया गांधी से गले लगाकर मिली। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी गले लगाया। तो वहीं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि गांधी परिवार के साथ उनका कुछ खास ही रिश्ता है। जब दिल्ली में पहचान छुपाकर रह रही थी शेख हसीना का गांधी परिवार से करीब 5 दशक से पुराना संबंध है। शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद भारत ने दी थी उनको शरण। दिल्ली में शेख हसीना और उनके पति को सुरक्षित रखा गया था। जी हाँ, किस्सा काफी पुराना है। तो वहीं आपको बता दें, इजराइल हमास युद्ध के बीच नेतन्याहू को तगड़ा झटका लगा है। युद्ध कैबिनेट के सदस्य ने दे दिया है इस्तीफा। जी हाँ, इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध के बाद बेंजामिन नेतन्याहू को बड़ा झटका लगा है। इजरायली युद्ध कैबिनेट के सदस्य बेनी गेंट्स ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। उन्होंने गाजा युद्ध के बाद योजना नहीं होने समेत कई कारणों को गिनाया है। तो वहीं अब बात करते हैं मोदी के नए मंत्रिमंडल की, जहां प्रधानमंत्री मोदी लगातार दे रहे मजबूत सरकार का संदेश। विभागों के बंटवारों ने सभी को चौंका दिया। जी हां, रविवार को शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल अपना कार्यभार संभाला। केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक की अध्यक्षता की और 2 बड़े निर्णय लिए, जो हमने आपको शुरू में बताया। पहला निर्णय देश के गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3 करोड़ मकान बनाने और दूसरा किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करने का। मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने सहयोगियों को बताया कि उनका पुराने मंत्रिमंडल के साथ ही पहले की तरह काम करते रहेंगे। उन्होंने केवल उन्हीं विभागों में नए चेहरे दिए हैं जिस विभाग के मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के मंत्री चुनाव हार गए थे या जिसके पास अतिरिक्त मंत्रालय थे। इसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनने वाली नई सरकार के मजबूती और स्थायित्व के संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। न सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति में बदलाव हुआ, न पुराने मंत्रियों के रुतबे पर असर। दरअसल गृह, रक्षा, वित्त और विदेश मंत्रालय पहले की तरह क्रमशः अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, निर्मला सीतारमण और जयशंकर जी के पास
पास है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पास उनके प्रमुख विभाग हैं और पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का कामकाज देखते रहेंगे। मनसुख मंडाविया से केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय लेकर इसे भाजपा के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को दे दिया गया है। नड्डा पहले भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, जबकि मंडाविया के पास अब श्रम मंत्रालय और युवा एवं खेल मंत्रालय रहेगा। इससे पहले युवा और खेल सर्बानंद सोनोवाल के पास था, वो आयुष के मंत्री भी थे। हरदीप पुरी के पास केवल पेट्रोलियम और रसायन रहेगा, जबकि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा के साथ साथ शहरी विकास मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। अनुराग ठाकुर की जगह ज्योतिरादित्य सिंधिया को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। बता दें ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास पहले नागरिक उड्डयन मंत्री थे। ये मंत्रालय अब तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के पास चला गया है। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को काफी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उनके पास कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय रहेगा। कृषि मंत्रालय पहले मध्य प्रदेश के नरेंद्र तोमर के पास था, अब वो प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हैं। राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह पहली बार केंद्रीय मंत्री बने हैं। वे बिहार की राजनीति का बड़ा नाम है, नीतीश कुमार के करीबी हैं। उनके पास पंचायत, मत्स्य पालन और एनिमल हस्बेंड्री विभाग रहेगा। जी हाँ, बाकी सारी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं, सबका नाम बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो वहीं आपको बता दें नई सरकार पर विपक्ष का बड़ा हमला। एनडीए घटक दलों के हिस्से में सिर्फ झुंझुनू मंत्रालय आया। जी हाँ, बहुत बेइज्जती है। आपको बता दें आम आदमी पार्टी ने पहली कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले की जमकर आलोचना की। दोस्तों, विभागों के बंटवारे के बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने नई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार में मंत्रिमंडल के गठन को लेकर मोदी सरकार पर हमला किया। संजय सिंह ने कहा कि एनडीए के घटक दलों के हिस्से में सिर्फ झुंझुनू मंत्रालय आया है। संजय सिंह ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि ना गृह, ना रक्षा, ना वित्त, ना विदेश, ना वाणिज्य, ना सड़क, ना रेल, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना कृषि, ना जल शक्ति और ना पेट्रोलियम, ना दूरसंचार। एनडीए के घटक दलों के हिस्से में सिर्फ झुंझुनू मंत्रालय आया है। बहुत बेइज्जती है, ये कहना है संजय सिंह का। आप उनका ये ट्वीट भी देख पा रहे होंगे। इसका आप क्या जवाब देंगे दोस्तों, बताइएगा जरूर। तो वहीं बता दें हार पर रार पीठ में अपनों ने खंजर घोंपा। जी हाँ, भाजपा के 12 से अधिक उम्मीदवारों ने रिपोर्ट में बताई हारने की असली वजह। दरअसल चुनाव बीत चुका है, करारी हार से भाजपा उबल रही है। उसे आस्तीन के सांपों की तलाश है, गद्दारों की तलाश है। जो हारे वो चीख चीख कर कह रहे हैं मेरी पीठ में अपनों ने ही खंजर घोंपा। तो पीछे वो सांसद भी नहीं जो कम मार्जिन से जीते, उन्होंने भी आस्तीन के सांपों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कुल मिलाकर हार पर रार यानी लड़ाई मची हुई है। अब तक 12 से अधिक प्रत्याशियों ने पार्टी हाईकमान को रिपोर्ट भेजी है। ये रिपोर्टें भीतर घाट के आघात से रंगी हुई हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव में इस बार भाजपा को आश्चर्यजनक तौर से करीब आधी सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है। 7 केंद्रीय मंत्रियों तक को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में बताया जा रहा है कि भाजपा की हार के पीछे अपनों ने ही विश्वासघात किया है, अपनों ने ही पीठ में खंजर घोंपा है। क्या आप एग्री हैं दोस्तों इस बात से? जवाब जरूर दीजिएगा हाँ या ना में। और जो कहते हैं हाँ वो विस्तार से इसकी जानकारी दीजिएगा। तो वहीं ये थे भी कि सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलते अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद।